ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 35 नारी की क्षमता विकसित होने दी जाए। शताब्दियों नर ने नारी का पत्नी, पुत्री और माता का रिश्ता होते भी बेतरह शोषण किया है। एक और उसे जेवर कपड़े से सजाता रहा और गीत वाद्यों में उसके रूप यौवन की सराहना करने में अतिशयोक्ति का अंत करता रहा। दूसरी ओर उसे पददलित, पराधीन और अपंग बनाने में भी कोई कमी न रखी। जिस तरह बेईमान दुकानदार लेने के बांट अलग और देने के अलग रखकर बेईमानी पर पर्दा डाले रहता है, उसी प्रकार ऐसी प्रथा परंपरा बनाई गई जिसमें पुरुष के साथ असाधारण पक्षपात और स्त्री के साथ आशातीत अनीति बरती गई। भगवान की दोनों भुजाएं, दोनों आंखें, नर नारी हर दृष्टि से समान कर्तव्य और समान अधिकार लेकर जन्मे हैं, पर एक तानाशाह बन बैठा और दूसरे को पतित पशुओं से भी गुजरी स्थिति में पटकने जैसे बंधन प्रतिबंध लगा दिए गए। नर की बर्बरता की कितनी अधिक शिकार नारी हुई है, यह एक करुण कथा है। अपने इतने समीपवर्ती संबंधी के साथ इतना जघन्य व्यवहार करके नर ने अपनी गरिमा को बेहिसाब गिराया है। पिछले दिनों जो किया गया है उसका प्रायश्चित करके ही नर अपनी कलंक कालिमा धो सकता है। भूल सुधार की मांग है कि नारी पर से पाशविक प्रतिबंध अविलंब हटाए जाएं, उसे पर्दा प्रथा से मुक्त किया जाए। प्रायश्चित की मांग है कि नारी का पिछड़ापन दूर करने के लिए नर न्यायानुकूल से बढ़कर उसकी कुछ अतिरिक्त सहायता करें। बीमारी से छूटने पर दुर्बल व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ करने के लिए उसके घरवाले कुछ अतिरिक्त पौष्टिक आहार आदि की सुविधाएं देते हैं। उसी प्रकार नर के अंदर यदि आत्मा मौजूद हो तो उसे उसी के अन्याय से दुर्बल नारी को समर्थ स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। यह सहायता भोजन वस्त्र के रूप में नहीं, बंधनों से थोड़ा अवकाश दिया जाए, उसे सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाए। घर से बाहर निकलने में जो हजार शंका कुशंकाएं की जाती हैं, उस ओछेपन से अपने को विरत कर लिया जाए। ऐसी नारियों की कमी नहीं है जो सुयोग्य हैं अथवा सुयोग्य बनने के लायक, जिनके पास समय सुविधाएं हैं। यदि पुरुष
सहयोग करें। उन्हें नारी समाज की कुछ सेवा करने के उपयुक्त बनने के अवसर प्रदान करें, तो निश्चय ही वे और भी अधिक योग्य बन सकती हैं। जो आज अशिक्षित, अयोग्य हैं, उन्हें भी कल प्रशिक्षित एवं सुयोग्य बनाया जा सकता है। जिनके पास बहुत छोटे कई बच्चे हैं और घर में इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है, उनकी बात दूसरी है। अन्यथा महिलाओं के पास कुछ समय रहता है। तीसरे प्रहर के 3-3 घंटे तो प्रायः हर महिला को अवकाश मिल सकता है। वह अपनी योग्यता से समीपवर्ती महिलाओं को लाभान्वित करने की प्रक्रियाएं इस अवकाश के समय में सहज ही अपना सकती हैं। विवेकवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपने घर परिवार की कई महिलाओं में से जिनके पास मनोबल और अवकाश हों, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। नारी समाज के उत्कर्ष में नारी को ही आगे आना पड़ेगा। भारतीय समाज की दशा विचित्र है। उसमें नर और नारी का सम्मिश्रण विचित्र शंका कुशंकाओं, अविश्वासों और कुकल्पनाओं से घिरा भरा रहता है। इसलिए नारी वर्ग के उत्कर्ष की अगणित योजनाओं को कार्यान्वित कर सकना नर को उतना सुगम नहीं जितना नारी के लिए। महर्षि कर्वे ने नारी समाज के लिए अविस्मरणीय सेवा की है, पर वह सब कार्यक्रम अपनी पत्नी को तथा दूसरे महिलाओं को ही आगे रखकर करते रहें। वर्तमान परिस्थितियों में यही संभव है। जो लोग नारी उत्कर्ष के महत्व को समझते हैं, भारत के आधे जनसमाज की अपंग स्थिति को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए प्रथम कार्य यही करने का है कि अपने घर की नारियों में इस और रुचि उत्पन्न करें, उन्हें योग्य बनाएं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और मार्गदर्शन एवं सहयोग करके उन्हें कार्य क्षेत्र में उतारें। अपने घर के बाहर भी ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिनके पास अवकाश हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके, जिनके घर में बच्चे को संभालने के लिए वृद्धाएं या दूसरे लोग मौजूद हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, विधवाएं, परित्यक्ताएं तथा ऐसी कन्याएं जो विवाह के झंझट में पड़कर अपनी जिंदगी कोल्हू के बैल जैसी बनाने से स्पष्ट इनकार कर चुकी हैं, नारी सेवा के लिए सब प्रकार उपयुक्त हो सकती हैं। मानव समाज की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता, भारत की सबसे बड़ी समस्या नारी प्रगति है। जिन्हें तनिक भी दिलचस्पी हो, उन्हें आज के आपत्ति धर्म को देखते हुए अपनी सुख सुविधाएं इसी महान प्रयोजन के लिए समर्पित करनी चाहिए, जिनमें अपनी पीड़ित और पददलित जाति के लिए दर्द और सहानुभूति है, जो उसके लिए कुछ करने को उत्सुक
इच्छुक हैं, उन्हें हर विचारशील का पूरा पूरा प्रोत्साहन और समर्थन मिलना चाहिए। इसके लिए यदि कुछ महिलाओं को गृहस्थ सुख से वंचित रहना पड़ता हो तो उन्हें इस युग की श्रेष्ठतम तपश्चर्या समझकर अंगीकार करना चाहिए। इन दिनों नारी के सामने समाज सेवा का कोई स्पष्ट चित्र, रूप या कार्यक्षेत्र नहीं है, इसलिए इच्छा रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाती। शिक्षा पर्याप्त हो गई, विवाह का योग नहीं बना, खाली समय काटना अखरा, बस वे अध्यापिका जैसी कोई नौकरी कर लेती हैं और फिर कुछ कमाने का चस्का पड़ जाने से तथा एक ढर्रा पड़ जाने से वे उसी क्रम को अंत तक अपनाए रहती हैं। शिक्षा का यह कोई श्रेष्ठ सदुपयोग नहीं है। जिनके घर में पैसे की तंगी है वे नौकरी करे, बात समझ में आती है। फिर जिन्हें इस प्रकार की कोई विवशता नहीं है, गुजारे में कठिनाई नहीं है, उन्हें नौकरी की ओर नहीं, नारी सेवा जैसे जीवन को धन्य बनाने वाले महान कार्य की ओर आकर्षित होना चाहिए। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी रूपरेखा स्पष्ट है। व्यक्तिगत रूप से हर नारी को शिक्षित, स्वावलंबी और महत्वपूर्ण बनने का अवसर मिल सके, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए सर्वतोमुखी नारी शिक्षा का प्रचलन आवश्यक है। भारतीय नारी को तीसरे प्रहर अवकाश रहता है। उस समय के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव महिला पाठशालाएं चलानी चाहिए। घर घर जाकर इसके लिए उत्साह उत्पन्न करना चाहिए और बिना पढ़ी तथा पढ़ी हुई सभी महिलाओं को उसमें सम्मिलित होने के लिए आग्रह पूर्वक अनुरोध करना चाहिए। थोड़ा प्रयत्न करने पर मोहल्लों में ऐसी पाठशालाएं स्थापित हो सकती हैं। उन्हीं में से कोई सुशिक्षित नारी पढ़ाने सिखाने का उत्तरदायित्व स्वयं उठाएं या कई कई मिल जुल कर उठाएं। स्थान इन्हीं महिलाओं में से किन्हीं का घर चुन लिया जाए और वहां पाठशाला चालू कर दी जाए। महिलाओं की कितनी ही अपनी समस्याएं हैं। घर में घुसे घुसे उनके स्वास्थ्य में जंग लग जाती है। शिशु पालन, प्रजनन, अनियमितता, पुरुषों की प्रतीक्षा में खाने सोने की अव्यवस्था जैसे कारणों से उनका स्वास्थ्य लड़खड़ाने लगता है। उसे संभालने सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह महिला स्वास्थ्य संरक्षण की अतिरिक्त समस्या है, जिसमें अतिरिक्त ज्ञान और साधन जुटाने की आवश्यकता है। यह उन्हें मिलना ही चाहिए। शिशु पालन का मूल्य, महत्व और फलितार्थ सोचा समझा जाए तो वह बहुत बड़ी बात है। अन्यथा बच्चे तो पशु पक्षी भी जनते पालते हैं।
महिलाओं को यह जानकारी होनी ही चाहिए कि वे बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकास करने में अपना कर्तव्य भली प्रकार निभा सकें। गृह उद्योग की जानकारी उसकी स्वावलंबन क्षमता विकसित करती है, घर को सुंदर सुसज्जित बनाती हैं तथा आर्थिक बचत कराती हैं। कपड़ों की धुलाई, रंगाई, प्रेस, सिलाई, मरम्मत आदि जान लें तो काफी आर्थिक बचत हो सकती है। साबुन, सुगंधित तेल, स्याहियां, रंग, वार्निश, पेन, खिलौने ये सब बनाना, बिस्कुट, लेमन, जूस, शरबत ये सब बनाना, फिर टूटी फूटी वस्तुओं की मरम्मत जैसे छोटे मोटे गृह उद्योगों का उन्हें अनुभव हो तो समय का उपयोग ही नहीं, परिवार के लोगों के सामने एक आदर्श भी रखा जा सकता है। कहानी कहना एक कला है। वह आती हो तो रात्रि को सारा घर घेरे बैठा हुआ और सबको अति सस्ता एवं ज्ञानवर्धक मनोरंजन मिलता रहेगा। संगीत आता हो तो बात ही क्या है, घर घर में भाव लहरी लहराती रह सकती हैं। परिवार की अर्थव्यवस्था प्रारंभिक स्नेह, सौजन्य, सहयोग आदि का वातावरण कैसे बनाया जाए, यह जानकारी महिलाओं के लिए नितांत आवश्यक है। घर में शाक वाटिका लगाकर वे शाक भाजी की आवश्यकता मनोरंजन के साथ साथ पूरी करती रह सकती हैं। फूल उगाना आता हो तो घर में शोभा सुसज्जा का प्रवाह बह उठता है। जितना कुछ कुमारी अवस्था में उनने पढ़ा होता है वह ससुराल में पहुंचाने पर कुछ ही दिनों में विस्मृत हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि तीसरे प्रहर वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त करती रहें कि अपनी ज्ञान संपदा को दिन दिन आगे बढ़ाती रहें। इस प्रकार के अनेक कार्य हैं जो महिलाओं के क्षेत्र में किए ही जाने चाहिए। उनकी निरक्षरता दूर की जाए, अनेक सामाजिक कुरीतियों तथा मूढ़ मान्यताओं से छुटकारा दिलाया जाना आवश्यक है। यह सब एक संगठित आंदोलन के रूप में होना चाहिए और उसके लिए हर जगह महिला कल्याण संस्थान खुलने चाहिए। भारत की महिला समस्या पर अगले दिनों विशेष साहित्य सृजा जाना है। उनका एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाना है जो प्रबुद्ध महिलाओं की योग्यताओं का सहयोग उपयोग नारी जागरण के लिए उपलब्ध कर सकें। यह संकेत मात्र है। परिस्थितियों के अनुसार अगले कदम उठाए जाते रहेंगे और नारी के पिछड़ेपन की क्षति करते हुए उसे विश्व का भावनात्मक नेतृत्व कर सकने योग्य बनाना पड़ेगा। कहा जा चुका है कि नर अब तक अपनी कर्मठता की परीक्षा में ही उत्तीर्ण हो सकता है। भावनात्मक दृष्टि से उसने हर क्षेत्र में पिछड़ेपन का परिचय दिया है और असफल रहा है।
नवयुग का निर्माण भावनात्मक स्तर पर किया जा रहा है और इस विशेषता से स्वभावतः सुसंपन्न नारी ही यह उत्तरदायित्व वहन कर सकेगी। यह नेतृत्व उसे ही सौंपा जाना होगा। उसके लिए अगले दिनों बहुत कुछ करना पड़ेगा। कितनी ही अगली योजनाएं हैं जिन्हें समयानुसार ही सामने लाया जाना उचित होगा। इस प्रकार का प्रचलन पुरुषों को अपनी महिलाएं आगे करके या उनके साथ स्वयं जाकर अपने स्थानों से आरंभ करना चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी निकलनी चाहिए जो इस महिला कल्याण की शैली का जाकर उत्साही स्थानीय महिलाओं के साथ आरंभ करा सकें। इच्छा रहते हुए संकोची वृत्ति घरवालों के अनुग्रह एवं अनुभव न होने के कारण कुछ कर नहीं पाती। उनकी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए ऐसी प्रभावशाली महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी जो जगह जगह जाकर शुभारंभ और मार्गदर्शन करके इस प्रक्रिया को ढर्रे पर ला सकें। यों देश में सर्वत्र महिला लोक सेवियों को इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। युग निर्माण योजना की 4000 शाखाओं को ऐसी अनुभवी महिलाओं की सहायता एवं मार्गदर्शन की तत्काल आवश्यकता है। इस अभाव की पूर्ति महिलाओं को स्वयं करनी पड़ेगी। पुरुषों की सहायता उपलब्ध रहेगी यह तो आशा की जा सकती है, पर इस देश में पिछड़ी परंपरा में नर नारी के कार्य क्षेत्र अलग अलग रहते आए हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में तो नारी को ही आगे आना पड़ेगा। प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में, प्रभाव क्षेत्र में कुछ करने के लिए जुटा हुआ है। नारी को भी अपने क्षेत्र के उत्कर्ष की बागडोर स्वयं ही संभालनी पड़ेगी। वयस्क पति पत्नी जोड़ा बनाकर भी घरों में जाएं और यह कार्य करें तो भी काम चल सकता है, पर साहस महिलाओं को भी तो दिखाना पड़ेगा। बंगाल में मुक्ति वाहिनी ने ही विजय पाई। उनके न्याय पक्ष और पराक्रम को देखते हुए भारत की सेना भी सहायता करने के लिए सम्मिलित हो गई। यदि बंगाली लोग चुप बैठे रहते और यह आशा करते कि भारतीय सेना हमारे संकट दूर कर जाए तो बात बनती नहीं। अपने पैरों पर खड़े होने वाले की सहायता दूसरे करते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है और परिस्थितियां भी उन्हीं के अनुकूल पड़ती हैं। भारत का नारी समाज संकोच भय छोड़कर महिला उत्कर्ष के अभियान में सम्मिलित हों, यही युग की पुकार है। त्याग बलिदान की तो उसमें कमी नहीं। पति के लिए, बच्चों के लिए उसका सारा जीवन ही त्याग बलिदान से ओतप्रोत बीतता है। इसलिए उसे लोभ मोह छोड़ने की बात कहने की, कष्ट के सहने के लिए तैयार होने का उद्बोधन करने की तो आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह गुण तो उसमें प्रकृति प्रदत्त और जन्मजात हैं। उद्बोधन केवल संकोच और झिझक छोड़ने का करना है। यदि ऐसा किया जा सके
तो विश्व को चकाचौंध कर देने वाले अगणित नारी रत्न अपने देश में अनायास ही पैदा हो जाएं। पाठ 35 समाप्त।